जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। जी हाँ साथियों, ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक भयंकर भूकंप आया हुआ है टर्की के अंदर। जी हाँ, हम आज जान रहे होंगे कि भूकंप आखिरकार क्यों आता है और टर्की के अंदर इसके क्या हालात हैं, और साथ ही साथ भारत के अंदर आप जिस जगह रह रहे हैं क्या वो जोन जो है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। आप भूकंप से किस प्रकार से बच सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं भूकंप के आने के, और किस वजह से आखिरकार ये भूकंप जैसी घटनाएं जो होती हैं वो निकलकर सामने आ रही होती हैं। देखिए साथियों, ये आपको एक पृथ्वी दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर पृथ्वी। ये एक पिक्चर कैप्चर की गई है अंतरिक्ष से। ये आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर पृथ्वी दिखाई दे रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इस पृथ्वी का जो देखने को मिलता है, ये पृथ्वी कुछ इस तरह से हो जाती है। ये जो तस्वीर ली गई है ये भूकंप की ली गई है। टर्की जो है इस समय भी सबसे ज़्यादा प्रभावित चल रहा है भूकंप की वजह से, और वहाँ पर जो भूकंप आया हुआ है उसकी वजह से काफ़ी सारे देश जो उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। साथियों, हम आज बात करने जा रहे हैं, ये कुछ तस्वीर मैं लेके आया हुआ हूँ टर्की के अर्थक्वेक की। और जिस जगह भी टर्की के अंदर भूकंप आया हुआ है वह एक टेम्परेट जोन के अंदर आता है। टेम्परेट जोन का मतलब है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर अभी बना हुआ है वो -2 -3 के अंदर बना हुआ है। इसलिए जो भी देश वहाँ पर मदद भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए समझते हैं कि आखिरकार अर्थक्वेक क्या होता है। देखिए, अर्थक्वेक को अगर हम सिंपल भाषा के अंदर समझने की कोशिश करते हैं तो अर्थक्वेक का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि पृथ्वी का हिलना, मतलब पृथ्वी का कंपन करना जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, भूकंप आना कहलाता है। अच्छा, अभी जो कंपन होता है पृथ्वी के अंदर वो किसकी वजह से होता है? वो जो कंपन होता है पृथ्वी के अंदर वो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी भरी हुई है। दैट मीन्स पृथ्वी जो है अंदर से गर्म है। जिस तरह से आप दूध को उबलते हुए देखते हैं ना, मलाई जैसे निकलती है, दूध जब गर्म हो रहा होता है तो वो जो होता है गर्म होता है तो वो खौल के एकदम ऊपर की तरफ आता है। तो ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी की जो अंदर की जब हम बात करते हैं तो 3 लेयर्स होती हैं पृथ्वी की, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जिस लेयर के ऊपर हम रह रहे होते हैं उसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी जो होती है जिसको मेंटल के नाम से जानते हैं वो लिक्विड स्टेट के अंदर होती है। और जबकि क्रस्ट कोर के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोर जो होती है आपकी कहीं ना कहीं हद तक सॉलिड होती है। तो जब हम बात करते हैं आपकी मेंटल के अंदर, तो मेंटल वाली जो होती है वो तुम्हारी कुछ लिक्विड स्टेट के अंदर होती है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि लावा और जो मैग्मा होता है तो वो मैग्मा जो होता है गर्म होता रहता है। जब पृथ्वी के अंदर से एनर्जी निकलती है तो एनर्जी को जगह चाहिए होती है, उस एनर्जी को निकलने के लिए जगह चाहिए होती है। और वो जो एनर्जी जो निकलती है पृथ्वी के अंदर से वो किसकी फॉर्म से निकलती है, वो वेव्स की फॉर्म में निकलती है, और वो ट्रैवल करती है सभी डायरेक्शंस के अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा अर्थक्वेक आता है। अब जहाँ से जो एनर्जी निकलती है, जिस जगह से एनर्जी निकलती है वो वहाँ पर क्या कर देती है, फॉल्ट क्रिएट कर देती है। फॉल्ट का मतलब है दरार। जब तक दरार नहीं क्रिएट होगी तब तक क्या होगा, तब तक वो तुम्हारी एनर्जी निकलेगी ही नहीं। और जैसे ही एनर्जी निकलती है फिर वो जो एनर्जी होती है वो सारी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है, किसके फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में। तो देखिए, ये मैं एक डायग्राम लेके आया हुआ हूँ। ये आप देख सकते हैं, जो ग्रीननेस वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है एक क्रस्ट है जिस पे हम लोग रह रहे हैं। और ये पृथ्वी के अंदर जो है ये तुम्हारा फोकस है और ये फॉल्ट है, और ये तुम्हारा एक एपिसेंटर है। अभी समझेंगे। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, तुम्हारी एक लेयर होती है जिसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और जिस पे हम रह रहे हैं वो तुम्हारी क्रस्ट होती है। ठीक, तो अब क्या होता है कि जहाँ से अर्थक्वेक जो होता है वो निकलता है उसको हम बोलते हैं आपका फोकस। दैट मीन्स एक फोकस जो होता है हमेशा पृथ्वी के अंदर होता है, और पृथ्वी के अंदर दैट मीन्स क्रस्ट के अंदर होता है, और 200 किलोमीटर से नीचे की रेंज में लाई करता है। दैट मीन्स 80, 50, 100 ऐसे इस रेंज में लाई करता है। अब फोकस जो होता है पृथ्वी के अंदर से हीट यहाँ से निकलती है और उसके बाद वो सरफेस तक पहुँचती है। अब जिस पॉइंट से जो वेव निकली है और सरफेस के ऊपर जो ठीक इसके डायरेक्शन में, फोकस के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में जो पॉइंट होता है उसको हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। और इस जो एनर्जी जहाँ से निकल रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये तुम्हारी एक दरार पैदा हो जाती है यहाँ पे, और उस दरार को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा फॉल्ट बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको ये समझ में आया होगा। देखो, जहाँ से तुम्हारी एनर्जी निकलती है, पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं अर्थक्वेक का। इसको हम हाइपोसेंटर के नाम से भी जानते हैं। और जो एनर्जी जो होती है सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर पहुंचती है, द एनर्जी वेव जो सबसे पहले
क्रस्ट के ऊपर पहुंचती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आपका एपिसेंटर। और ये जनरली जो होता है परपेंडिकुलर होता है किसके, फोकस के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स सपोज कीजिए ये आपका अर्थ है और इस अर्थ के अंदर यहाँ पे तुम्हारा ये बना हुआ है अर्थ को फोकस है, और फोकस के जस्ट परपेंडिकुलर जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, एपिसेंटर होगा, जहाँ पर तुम रह रहे होगे। तो उम्मीद करते हैं ये फोकस, हाइपोसेंटर और ये एपिसेंटर ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एनर्जी जो निकलती है ये किसकी फॉर्म से निकलती है, विच जनरेट्स वेव्स की फॉर्म में निकलती है। अब जो ये वेव्स होती हैं इन वेव्स को हम बोलते हैं आपका सीस्मिक वेव्स, है ना, क्योंकि अर्थक्वेक जो होता है वो किसकी तरह नापा जाता है, सीस्मोग्राफ की तरह नापा जाता है। तो इसलिए हम इनको किस नाम से जानते हैं, हम आपको सीस्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से ये जो वेव्स निकली हैं उनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है, एक आपका बॉडी वेव्स और एक आपका सरफेस वेव्स। ठीक, बॉडी वेव्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर रहे हैं, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसको हम पी वेव्स के नाम से जानते हैं, और एक आपका ट्रांसवर्स वेव, इनको हम एस वेव्स के नाम से जानते हैं। इनको लॉन्गिट्यूडनल बोलने का मतलब यही है क्योंकि इनका जो कैरेक्टर होता है, ये ट्रैवल करते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह ट्रैवल करती हैं। और जबकि हम ट्रांसवर्स इनको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो ट्रैवल करते हैं वो आपके ट्रांसवर्स के डायरेक्शंस या ट्रांसवर्स वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हुए ट्रैवल करती हैं। साथ ही साथ सरफेस वेव्स भी होते हैं। सरफेस वेव्स को फर्दर हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है, एक आपका रेले वेव और एक आपका ये लब वेव्स। तो हम इनको समझ रहे होंगे कि आखिरकार ये बॉडी वेव्स क्या होते हैं, सरफेस वेव्स क्या होती है। चलिए समझते हैं सबसे पहले बॉडी वेव्स के बारे में। तो देखिए अर्थक्वेक की जो वेव्स होते हैं वो जनरली दो तरीके के होते हैं, एक हम बॉडी वेव्स के नाम से जानते हैं और एक हम सरफेस वेव्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम पढ़ के आए हुए हैं, एक बॉडी वेव्स और एक हमारी सरफेस वेव्स। अब देखिए बॉडी वेव्स जो होती है जनरली कहाँ पे होती है, ये जो होती है आपके फोकस के अंदर जनरेट होती हैं। देखिए ये जो पॉइंट होता है आपका ये फोकस, तो यहाँ से ये जो बॉडी वेव्स जो होती हैं, ये जो एनर्जी यहाँ से निकलती है वो आपकी किसकी फॉर्म में निकलती है, बॉडी वेव्स की फॉर्म में निकलती है। अब जैसे ये जो एनर्जी यहाँ से निकली है और ये एपिसेंटर वाले पॉइंट पे पहुंचेगी, अब यहाँ पर ये जो वेव्स होंगी वो किसी न किसी पार्टिकल से टकराएंगी और सरफेस से जब टकराती है, सरफेस के ऊपर जब वो पहुंचती है, तब इन्हीं बॉडी वेव्स को नाम जो होता है वो आपका सरफेस वेव बन जाता है ना। समझ में आया होगा। अब देखिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, हेंस द नेम बॉडी वेव्स। देखिए वही है, ये यहाँ से क्या होता है, जनरली यहाँ से आपकी बॉडी वेव्स जनरेट होती है फोकस वाले पॉइंट से, और यहाँ से सारे डायरेक्शंस के अंदर वो जो होती है ट्रैवल करती हैं। ठीक, अब जब ट्रैवल करती हैं और जैसे ही एपिसेंटर वाले पॉइंट पे पहुँचती है या फिर सरफेस के अंदर ऊपर पहुँचती हैं, ये क्रस्ट के ऊपर पहुंच जाती है। अभी तक ये कहाँ पे थी, अंदर थी, है ना। और जैसे ही सरफेस के ऊपर पहुंचती है और सरफेस के ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ से क्या होता है, तुम्हारा सरफेस के ऊपर पहुंचते ही इनको हम ये बॉडी वेव्स जो होती है वो सरफेस वेव्स की तरह रिएक्ट करती है, और सरफेस वेव्स जो होती है वो तुम्हारी मोर डिस्ट्रक्टिबल होती है एज कम्पेयर टू किससे, बॉडी वेव्स से। ठीक, अच्छा, और जो बॉडी वेव जैसे ही सरफेस रॉक से इंटरेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, न्यू सेट्स ऑफ वेव्स जनरेट करते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, आपका सरफेस वेव्स के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बॉडी वेव और सरफेस वेव समझ में आया होगा। ये देखिए ये कुछ सीस्मोग्राफ जो होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि अर्थक्वेक का जो मेजर किया जाता है वो सीस्मोग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पी वेव्स का नेचर कुछ इस तरह से होता है। पी वेव्स जो होती है जब भी मूव करती हुई देखी जाती है, सीस्मोग्राफ में कुछ इसका इस तरह से मूवमेंट होता है। तो पी वेव्स जो होते हैं वो लेस डिस्ट्रक्टिव वाले नेचर होती हैं, जबकि वहीं एस वेव्स जो होती हैं ये तुम्हारी कुछ इस तरह से, इनका जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिलता है। ठीक, तो इनका ये जो नेचर होता है इनका थोड़ा सा पी वेव से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिबल नेचर होता है, बट सरफेस वेव से कम डिस्ट्रक्टिबल नेचर होता है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा और समझते हैं। अच्छा, अब हमने एक और तरीके के वेव्स के बारे में बात की थी। यहाँ पर बॉडी वेव्स के अंदर दो तरीके की वेव निकल के आई थी, एक तो आपकी पी वेव्स निकल के आई थी और एक आपकी एस वेव्स निकल के आई थी। तो देखिए अब हम समझते हैं कि आखिरकार पी वेव्स और एस वेव्स के अंदर क्या होता है, अंतर क्या होता है। पी वेव्स जो होती हैं ये बॉडी वेव्स का ही एक तरीके का पार्ट होती हैं, और पी वेव्स जो होती हैं वो तुम्हारी फास्टर मूव करती हैं, और ये जो होती है सबसे पहले अराइव करती हैं सरफेस के ऊपर। मतलब बॉडी वेव्स जो होती हैं जैसे सरफेस के ऊपर आती है तो वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक तुम्हारी पी वेव और एक तुम्हारी एस वेव। ठीक, अब जब ये पी वेव जो होती हैं, पी वेव जो होती है जनरली फास्टर ट्रैवल करती हैं। अब जो ये चीज़ फास्ट एकदम ट्रैवल करेगी तो उसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इम्पैक्ट जो होता है कम होता है ना। और जब हम बात करते हैं एस वेव्स के बारे में, तो ये जो होती हैं थोड़ी सी देर के बाद आती हैं,
और इनको हम सेकेंडरी वेव्स के नाम से भी जानते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही ट्रैवल कर पाती हैं, है ना। और जबकि ये जो पी वेव्स होती हैं वो तुम्हारी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मटेरियल से ट्रैवल कर जाती हैं। अच्छा, ये नेचर हमने कैसे पता लगा लिया कि जो पी वेव्स होती हैं वो तुम्हारी सॉलिड, लिक्विड और गैस से ट्रैवल कर जाती हैं, और एस वेव्स जो होते हैं वो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही ट्रैवल करती हैं। तो ये देखिए, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं शैडो जोन, है ना। शैडो जोन का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कि शैडो जोन क्या होता है, वो एरिया अर्थ का जहाँ पर जो तुम्हारी पी वेव्स होती हैं और जो एस वेव्स होती हैं वो पहुँचती नहीं है ना। तो उस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, तुम्हारा शैडो जोन के नाम से जानते हैं। जनरली जो एस वेव का शैडो जोन होता है वो तुम्हारा कुछ ज़्यादा होता है, दैट मीन्स 103 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। कई बुकों में ये 105 डिग्री से 180 डिग्री भी बताया हुआ होता है ना। तो यहाँ पर जो होती हैं ये वाला जो जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर जो होती है एस वेव जो होती है ट्रैवल नहीं कर रही होती हैं, ठीक। जनरली इनका जो एंगल होता है वो 103 डिग्री से 180 डिग्री तक एस वेव शैडो जोन के बारे में जब हम बात करते हैं, और 105 डिग्री से 180 डिग्री भी बोला जाता है कई जगह ना। शैडो जोन आपको वही जोन जहाँ पर जो पी वेव्स और एस वेव्स होते हैं वो अर्थ के अंदर ट्रैवल नहीं कर पा रही होती है, उस एरिया को हम शैडो जोन के नाम से जानते हैं, ठीक। ये देखिए, ये तुम्हारा फोकस है। अब फोकस से तुम्हारी वेव्स जो होती है हर डायरेक्शन में जा रही होती हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अर्थ की 3 लेयर होती है, एक तुम्हारी क्रस्ट, एक तुम्हारी मेंटल और एक तुम्हारी कोर, है ना। तो देखो, एक तुम्हारी क्रस्ट होती है ना, और एक तुम्हारी मेंटल देखो, ये है तुम्हारी अर्थ है ना। ये तुम्हारी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है तुम्हारी क्रस्ट हो गई, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारी मेंटल हो गई और इसके अंदर तुम्हारी कोर हो जाती है, ठीक है। तो जो क्रस्ट होती है वो तुम्हारी सॉलिड नेचर के अंदर होती है, ये जो होती है तुम्हारी सॉलिड होती है ना। और ये मेंटल जो होती है तुम्हारी लिक्विड होती है, और ये जो कोर होती है तुम्हारी जो अपर कोर होती है वो तुम्हारी लिक्विड होती है, और जो लोअर कोर होती है वो तुम्हारी सॉलिड होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है तुम्हारा, इसकी वजह से तुम्हारा ये देखने को मिलता है कि जब ये वेव्स को हमने ट्रैवल करा के देखा, जो पी वेव्स थी वो तुम्हारी क्रस्ट से भी पार हो गई, मेंटल से भी पार हो गई और तुम्हारी कोर से भी पार हो गई। तो हमने ये कहा कि जो पी वेव्स होती हैं तो वो जो होती है जनरली कैसी होती हैं, जो पार कर जाती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को, है ना। तो हमने ये नेचर पता किया इसका किससे, अर्थ की जो लेयर्स होती हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली थी कि जो अर्थ की जो लेयर्स होती हैं तो वो कौन कौन सी किस तरह की हैं। दैट मीन्स क्रस्ट जो होनी चाहिए वो तुम्हारी सॉलिड है, मेंटल जो है लिक्विड है, और कोर जो है वो तुम्हारी कैसी है, सॉलिड है। इसका हमें नेचर कब पता चला, क्योंकि जो एस वेव थी वो तुम्हारी ट्रैवल नहीं कर पा रही थी, किसको, मेंटल को। तो हमने यहाँ से ये पता लगाया कि जो एस वेव्स होती हैं, जो मेंटल होती है वो तुम्हारी कैसी होती है, लिक्विड स्टेट के अंदर होती है, क्योंकि एस वेव जो है वो ट्रैवल नहीं कर पा रही है, क्योंकि गैसियस का तो होने का कोई सवाल ही नहीं होता, इसलिए लिक्विड स्टेट ही बचती है। तो उम्मीद करते हैं एस वेव का शैडो जोन समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पी वेव का शैडो जोन जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। पी वेव का शैडो जोन जो होता है वो इसलिए छोटा होता है क्योंकि पी वेव्स जो होती हैं वो जनरली सॉलिड से भी ट्रैवल कर लेती हैं, लिक्विड से भी ट्रैवल कर लेती हैं और गैसेस से भी ट्रैवल कर लेती हैं। तो इसकी वजह से इनका जो वो होता है शैडो जोन, वो तुम्हारा जनरली 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक की देखने को मिलता है ना। ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही शैडो जोन है इनका पी वेव्स का, ठीक है। और ये जो पी वेव्स होती हैं फोकस से चारों दिशा में ट्रैवल कर लेती हैं, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो कोर हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एस वेव्स के बारे में। ये जो होती हैं जनरली हायर, देखो जब भी तुम्हारा जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी। दैट मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है अर्थ के केस में वेलोसिटी की, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के अंदर होती है, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एस वेव्स का जो नेचर होता है वो कुछ इस तरह से ट्रैवल कर रही होती है ना, इस तरह से, ठीक है। जिस तरह से पानी जो होता है वो लहरों की तरह ट्रैवल करता है ना, ठीक उसी प्रकार से जो एस वेव्स का नेचर होता है वो तुम्हारा कुछ इसी तरीके का होता है। और इसीलिए हम इनको किस नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। इनका जो नेचर होता है ट्रांसवर्स नेचर होता है। और जो पी वेव्स होती हैं, पी वेव्स जो होती है लॉन्गिट्यूडनल नेचर के अंदर होती है, दैट मीन्स एक सीधी लाइन की तरह ट्रैवल कर रही होती है, ठीक। अच्छा, अभी इनका नेचर, अच्छा अब अर्थक्वेक जो होती हैं तुम्हारी किसके द्वारा मेजर किया जाता है। देखिए, ये एक सीस्मोग्राफ का एक ग्राफ है। तो अर्थक्वेक जो होता है जनरली एक सीस्मोग्राफ नाम का एक डिवाइस होता है जो कि वेव्स के मोमेंट को नोटिस करता रहता है। और
ये बताता रहता है कि आखिरकार क्या होता है। देखिए एक और तरीका होता है अर्थक्वेक की मेजर करने का, एक जिसको हम बोलते हैं रिक्चर स्केल। अब रिक्चर स्केल के अंदर क्या होता है, रिक्चर स्केल के अंदर एक स्केल होता है और उस स्केल के अंदर काफ़ी सारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं और उन नंबर्स की एक फिक्स रेंज होती है कि यदि अर्थक्वेक जो होगा वो इतने से इतने रेंज के अंदर आएगा तो ये इम्पैक्ट करेगा, और इतने से इतने रेंज के अंदर आएगा तो ये इम्पैक्ट करेगा। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो रिक्टर स्केल के अंदर जब हम अर्थक्वेक को मेजर कर रहे होते हैं तो यदि 0 से लेकर 1.9 तक अर्थक्वेक जो होता है वो ट्रैवल करेगा, दैट मीन्स वो सीस्मोग्राफ के अंदर डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और 2 से 2.9 तक अगर अर्थक्वेक की रेंज होगी तो वो अर्थक्वेक जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट टंगे हुए हैं तुम्हारी दीवारों के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ हिलेंगे। पंखा वगैरह जो होता है वो तुम्हारा हिलने लगता है। 3 से लेकर 3.9 तक अगर आता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये लगेगा कि कोई ट्रक गुजरा है, बस इतनी इसका देखने को मिलेगा। 4 से 4.9 तक अगर आता है अर्थक्वेक की जो रेंज होती है तो इस दौरान यहाँ पर तुम्हारे कांच के जो ग्लासेस होते हैं और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, टूटने फूटने लगते हैं। ठीक 5 से लेकर 5.9 तक अगर अर्थक्वेक की रेंज रहती है तो फर्नीचर मूव करने लगता है, और साथ ही साथ तुम्हारा क्या कहते हैं, फर्नीचर के साथ साथ जो प्लास्टर वगैरह जो होता है वॉल्स का वो भी एकदम एक तरीके से मूव करने लगता है। और इसके साथ जब हम और बात करते हैं जैसे कि 6 से 6.9 तक अगर अर्थक्वेक की रेंज होती है तो ये जो होता है एक सीवियर डैमेज के रूप में निकल के आता है। और यहाँ से क्या होता है, जो भी पुअरली बिल्ट जो मकान वगैरह होते हैं या कच्चे मकान जो होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और 7 से लेकर 7.9 तक का अगर अर्थक्वेक होता है तो बिल्डिंग्स जो होते हैं पूरी तरीके से धराशायी हो जाती हैं, गिर जाती हैं, एकदम ध्वस्त हो जाती है, चाहे आपने कितनी भी मजबूती से बनवा रखा हो। बिल्डिंग्स डिस्प्लेस कर जाते हैं फाउंडेशन से और एकदम पूरी धराशायी 40 से 40 मंजिला इमारत जो होती है एकदम गिर जाती है। अंडरग्राउंड जो पाइप्स होते हैं जहाँ से तुम्हारी रिफाइनरी ऑयल्स का जो सप्लाई हो रही होती है उनके भी अंदर फट जाते हैं। इतना भयानक अर्थक्वेक जो होता है 7 से 7.9। और इसी रेंज का जो अर्थक्वेक है 7 से 7.9 रेंज का जो अर्थक्वेक है वो अभी कहाँ पर आया हुआ है, टर्की के अंदर आया हुआ है। और आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे टर्की अर्थक्वेक के बारे में तो आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे किस तरह से पाइप फटने को देखते को मिल रहा है। जो पाइप जहाँ से पाइपलाइंस में से रिफाइनरी ऑयल्स या फिर आपकी पेट्रोल डीजल्स पास हो रहे थे वो पाइप फट गए हैं, है ना। 40 मंजिलों की जो इमारत है वो एकदम धराशायी हो गई है इन अर्थक्वेक की वजह से। जब हम 8 से 8.9 के अर्थक्वेक की बात करते हैं तो इस दौरान तुम्हारे क्या होते हैं, ब्रिजेस जो होते हैं वो तुम्हारे डिस्ट्रॉयर्स हो जाते हैं, जो कि पुल होते हैं, और फ्यू स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बचते हैं, बाद बाकी का पूरी तरीके से तहस नहस हो ही रखा होता है। 9 से ऊपर अगर अर्थक्वेक आता है दैट मीन्स ये एक तरीके से अर्थ जो होती है इस दौरान को अगर मान लो कि अर्थ यहाँ से विजिबली हो जाएगी, है ना, दैट मीन्स टोटल डिस्ट्रक्शन इसको हम बोल सकते हैं 9 से ऊपर का अर्थक्वेक को। तो अभी जो टर्की के अंदर आया हुआ है वो कौन सी रेंज का आया हुआ है, 7 से 7.9 का अर्थक्वेक आया हुआ है। और इसने टर्की के अंदर काफ़ी ज़्यादा भयंकर तबाही मचाई हुई है इस अर्थक्वेक की वजह से। अच्छा, अब हमने अर्थक्वेक के रिक्टर स्केल्स देख लिया। अच्छा, एक और स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं मर्केली स्केल। ठीक है, मर्केली स्केल और मोमेंट स्केल, इनसे भी हम अर्थक्वेक का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अर्थक्वेक का मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या हो गया, एक तो आपका सीस्मोग्राफ से मेजर कर सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा आपको रिक्टर स्केल के अंदर हमने बता दिया कि इतनी इस रेंज के अंदर। तीसरा जो होता है वो तुम्हारा होता है मोमेंट स्केल या फिर इसको मर्केली स्केल भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब अर्थक्वेक अगर आता है तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, अर्थक्वेक में सबसे पहले तुम्हारी क्या होती है, एक प्राकृतिक आपदा है, इसके साथ तुम्हारा क्या होता है, सबसे पहले तुम्हारी ग्राउंड शेकिंग होती है, दैट मीन्स पृथ्वी का हिलना होता है। ठीक है, इसकी वजह से अर्थक्वेक की वजह से जब अर्थक्वेक आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक ही नहीं देखने को मिलता है, इसकी वजह से तुम्हें 2 चीज़ें और देखने को मिलती हैं। पहला तो तुम्हारे लैंडस्लाइड्स देखने को मिल जाते हैं, कई जगह पहाड़ी वाली रीजन्स में अगर अर्थक्वेक आया हुआ है तो आपको लैंडस्लाइड्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अच्छा, और इसकी वजह से क्या होता है, अगर यही अर्थक्वेक जो होता है किसी माउंटेन्स में आया हुआ है जहाँ पर आइस वगैरह पहले से ही मौजूद है तो उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा एवलांचेस जो होते हैं, ग्लेशियर्स का जो पिघलना होता है, एक तरीके से बर्फ़ का एकदम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पिघलना, तो वो एवलांचेस का भी कारण बन जाते हैं कई बार। लैंडस्लाइड्स हो गए पहला कारण, दूसरा कारण हो गया एवलांचेस, तीसरा कारण इसका होता है ग्राउंड लर्चिंग, सॉइल लिक्विफिकेशन, मृदा का बह जाना, तो ये सारे एक जनरल कारण होते हैं। इसके साथ साथ जो ग्राउंड जो होता है पूरी तरीके से डिस्प्लेस कर जाता है, एक जगह से अपनी जगह से जो होता है खिसक जाता है ना। जो फ्लड्स होते हैं डैम्स के कारण, जो डैम्स बनाए रखे होते हैं, जब अर्थक्वेक के अंदर कई बार क्या होता है, गेट्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, आग लग जाती है, तुम्हारी फॉल्ट वगैरह हो जाते हैं, है ना, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं टूट फूट जाते हैं। अच्छा, अब हमने एक चीज़ और देखी थी कि अगर अर्थक्वेक जो है
पहाड़ों के अंदर आता है, दैट मीन्स लैंडस्लाइड और एवलांचेस लेके आता है। लेकिन यही अर्थक्वेक जो होता है अगर समुद्र के अंदर आया हुआ है तो जब अर्थक्वेक की रेंज जो होती है 7 से, मैग्नीट्यूड जो होता है 7 से अगर ग्रेटर देन होता है तो उस केस के अंदर तुम्हारा क्या देखने को मिलता है, सुनामी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सुनामी देखने को मिलता है। जब अर्थक्वेक की रेंज जो होती है वो मैग्नीट्यूड जो होता है अर्थक्वेक का 7 से जब ज़्यादा होता है तब उस केस में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तुम्हारा सुनामी देखने को मिल जाता है। और सुनामी जो होता है ये जनरली ओशियंस के अंदर आता है। आपको याद होगा 2004 के अंदर मुंबई के अंदर जब सुनामी आई हुई थी तो ये जो आई हुई थी वो इसी के कारण आई हुई थी। किसकी वजह से कि जो समुद्र के अंदर जो भूकंप था वो तुम्हारा आया हुआ था 7.9 से ज़्यादा के रेंज का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हमने आपको ये तो बता दिया कि आखिरकार अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं कवर किया कि आखिरकार अर्थक्वेक आता क्यों है। तो देखिए, अर्थक्वेक के आने के कई कारण होते हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य कारण होता है वो आपका होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जिनको हम प्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक में जनरली क्या होता है, ये जो आपकी पृथ्वी होती है काफ़ी सारी प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है, जिनको हम मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स के अंदर क्लासीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो मेजर प्लेट्स होते हैं वो जनरली कितनी है, पहले तुम्हारी अफ्रीकन प्लेट हो जाती है, ये तुम्हारी साउथ अफ्रीकन प्लेट हो जाती है, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये तुम्हारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये तुम्हारी यूरेशियन प्लेट, ये तुम्हारी इंडियन प्लेट या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको हम बोलते हैं, ये पैसिफिक प्लेट। तो जनरली 7 प्लेट्स जो होती है वो तुम्हारी मेजर प्लेट्स होती हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर क्या होती है तैर रही होती है, किसके अंदर, क्रस्ट के अंदर जो होती है नीचे तरफ तैर रही होती है। तो अब ये प्लेट्स जो होती है तैर रही होती है, अब ये प्लेट्स के अंदर ये क्या करती है, प्लेट्स जो होती हैं तैरते तैरते क्या करती है, एक दूसरे के अंदर टकरा जाती हैं। जब ये सपोज करो ये अफ्रीकन प्लेट जो है अरेबियन प्लेट से टकराती है और टकराने की वजह से क्या होता है, तुम्हारा भूकंप आता है ना। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर फॉल्ट क्रिएट होता है टकराने की वजह से, और टकराने की वजह से तुम्हारा जब यहाँ से एनर्जी निकलती है, एनर्जी जो निकलती है वो वेव्स की फॉर्म में फॉल्ट क्रिएट करती है, और फॉल्ट क्रिएट करने के साथ ही वेव्स की फॉर्म में निकल जाती है, और वो कारण बनती है किसका, अर्थक्वेक का। तो सबसे पहला अर्थक्वेक जो आपको देखने को मिलता है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से देखने को मिलता है। और जनरली जो भी अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, मेजर अर्थक्वेक जो होते हैं 90% अर्थक्वेक जो होते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही आ रहे होते हैं, प्लेटों के हिलने के कारण की वजह से आ रहे होते हैं, प्लेटों के मूवमेंट करने की वजह से आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी जो टर्की के अंदर आया हुआ है अर्थक्वेक, उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो उसका जो मुख्य कारण है वो पहला ये है कि ये आप देख पा रहे हैं ये ट्राई जंक्शन बना हुआ है, ये जो एक देख पा रहे हैं ये ट्राई जंक्शन का मतलब है कि यहाँ पर 3 प्लेटें जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। देखो, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है ना, ये मिलती हुई नजर आ रही है किससे, अरेबियन प्लेट से, और अरेबियन प्लेट जो ये ऊपर मिलती हुई नजर आ रही है यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, और जो टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया हुआ है वो सीरिया और टर्की के बॉर्डर पे आया हुआ है ना। तो साउथ टर्की अगर हम उसको बोलें तो वहाँ पर आया हुआ है। तो वहाँ पर ये ट्राई जंक्शन की पॉइंट पे जब तीनों प्लेट जो होती है एक दूसरे से कोलाइड करें तो उनकी वजह से क्या हुआ, तुम्हारा अर्थक्वेक का जो मूवमेंट था, जो मेजरमेंट था वो 7.9 से ग्रेटर हो गया, और उसकी वजह से तुम्हारा जो है इतना भयंकर अर्थक्वेक हमें देखने को मिल गया वहाँ पर। ये कुछ प्लेट्स का हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं, ये उम्मीद करते हैं ये प्लेट वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। तो अब दूसरा जो अर्थक्वेक होता है उनको हम वॉल्केनिक अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। वॉल्केनिक अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है, जनरली जो ज्वालामुखी होती है जब वो फटती है तो फटने की वजह से क्या होता है, वहाँ से एनर्जी निकलती है, लावा, वॉल्केन, मैग्मा जो होता है वो निकलता है, और उस मैग्मा की वजह से जो अर्थ जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को जब बाहर निकालते हैं तो वहाँ से क्या होता है, तुम्हारे वेव्स जो होती हैं जनरेट हो जाती हैं, और उस वजह से तुम्हारा क्या होता है, वॉल्केनिक अर्थक्वेक भी देखने को मिल जाते हैं। ये जनरली बहुत ही रेयर होता है, जबकि जो मैक्सिमम टाइम जो होता है अर्थक्वेक जो आपको देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक देखने को मिलता है ये। अब दूसरा जो होता है, तीसरे तरीके का जो अर्थक्वेक होता है उनको हम बोलते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये जनरली क्या होता है, डैम्स वाले एरिया के अंदर देखने को मिलता है। हम कहते हैं ना कि ज़्यादा बड़ा डैम नहीं बनाना चाहिए, जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो उसके लिए सरकार वगैरह जो अपनी टीम बैठाती है ना, साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं कि इतना पानी हम स्टोर कर सकते हैं, अगर इतने से ज़्यादा हम स्टोर करेंगे तो वो अर्थक्वेक का कारण बनता है। तो जनरली क्या होता है ना कि जब भी अर्थक्वेक, एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की, है ना, उस लिमिट से अगर हम क्रॉस कर जाएंगे तो उस लिमिट को क्रॉस करने की वजह से क्या होता है, कई बार जो पृथ्वी होती है वो झेल नहीं पाती है, और झेल ना पाने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है और वो रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि चाइना जो है अभी आपका एक डैम बना रहा है और उसके लिए वार्निंग लगातार जारी की जा रही है कि भाई तुम इंडिया के बॉर्डर के
आसपास जो है इस तरीके के डैम ना बनाओ, क्योंकि उस तरफ क्या है तुम्हारी एक यांगत्ze नदी के ऊपर बना रहा है। इसको हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहेंगे, लेकिन हमने आपको समझा दिया कि जनरली डैम्स जो बने हुए होते हैं वहाँ पर भी एक अर्थक्वेक का कारण लेके आ सकते हैं। एक एक्सप्लोजन अर्थक्वेक होता है, ये जनरली तब आता है जब हम क्या करते हैं, कोई न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उस दौरान देखने को मिलता है ये एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, है ना। एक कोलैप्स अर्थक्वेक होता है, इस तरह का अर्थक्वेक में जनरली बिल्डिंग्स वगैरह जो होते हैं वो गिर जाती हैं। उम्मीद करते हैं अर्थक्वेक का टाइप समझ में आया होगा। अब आपके मन में एक उत्सुकता और जाग रही होगी कि सर आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया। आपने शुरुआत में हमसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं क्या वो अर्थक्वेक के अंदर आ सकता है ना, क्या आपका जो घर है वो अर्थक्वेक की चपेट में आ सकता है। तो देखिए, हमने इस बारे में क्या कर रखा है, इंडिया के अंदर जो आपका जो अर्थक्वेक जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उसने इंडिया को कुछ जोन्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि जोन 2, जोन 3 और जोन 4 और जोन 5। देखिए, पहले जो जोन था वो जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4 के अंदर और जोन 5 के अंदर डिवाइड किया हुआ था। लेकिन फिर हमने क्या किया, जोन 1 जो था उसको हमने जोन 2 के साथ मर्ज कर दिया, है ना। ये जो है ये पुराना मैप है जिसको हम जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 के अंदर लेके आए हुए हैं। ये जो आपका जो ब्लू वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये जो है ये आपका जोन 1 के अंदर आता है ना। हालांकि अब इसको हमने किसके अंदर मर्ज कर दिया है, जोन 2 के अंदर मर्ज कर दिया है। और ये जो आपका येलो वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम किसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं जोन 2 के अंदर, है ना। और जोन 3 जो है ये आपका ऑरेंज वाला है और जोन 4 जो है ये आपका ब्राउन वाला है, ठीक। अच्छा, ये तो आपको पुराने वाले मैप के तरीके से बता दिया। अभी नए वाले मैप के अंदर समझिए। देखिए, जोन इंडिया को हमने टोटल 4 जोन के अंदर बांट रखा है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जनरली पहले जोन 1 था, जोन 1 को हमने मर्ज कर दिया जोन 2 के साथ। तो ये जो आपको ये हल्का वाला दिखाई दे रहा है ना, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, है ना, महाराष्ट्र का कुछ आधा पोर्शन, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये जो है तुम्हारा जोन 2 के अंदर आ जाएगा। जोन 2 के अंदर इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक जो है कई मतलब देखने को ही नहीं मिलता, रेयर केस है अर्थक्वेक का। क्यों है रेयर केस, क्योंकि ये इसको हम क्या बोलते हैं, ढक्कन का पठार बोलते हैं। अब ढक्कन का जो पठार है वो तुम्हारा किसकी वजह से बना हुआ है, ब्लैक लावा की वजह से बना हुआ है। तो वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, और सॉलिड की वजह से क्या होता है, जो अर्थक्वेक की वेव्स होती है वो पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाती हैं, है ना। अब खत्म हो जाती हैं, दैट मीन्स इनका इतना इम्पैक्ट बढ़ नहीं पाता है इस एरिया के अंदर। तो अगर आपका घर मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के कुछ नीचे वाले पोर्शन के अंदर थोड़ा सा, है ना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर है, दैट मीन्स आप बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर अर्थक्वेक कभी आएगा ही नहीं। दूसरा जो है मॉडरेट जोन, यहाँ पर अर्थक्वेक कभी कभी रेयर केस के अंदर आ जाता है, और अर्थक्वेक अगर आता भी है तो उसकी जो रेंज होती है वो 4 या 5 से नीचे ही रहती है। तो ये जोन भी है कई मामले में सिर्फ कंसिडर किया जाता है। ये जो आपको जो ऑरेंज, हल्का सा ऑरेंज कलर वाला दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कंसिडर करते हैं तुम्हारा मॉडरेट के अंदर। मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, गुजरात का कुछ पार्ट, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, गोवा, केरला, ये सारे जो होते हैं किसके अंदर आ जाते हैं, मॉडरेट जोन के अंदर आते हैं। जोन 4 जो है इसको हम हाई रिस्क के अंदर रखते हैं। ये जो आपको रेड वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कुछ पोर्शन और दिल्ली, है ना, इसको हम जोन 4 के अंदर रखते हैं। और यहाँ पर जो है अर्थक्वेक आता रहता है, लेकिन उतनी भयंकर रेंज के अंदर नहीं आता है। मतलब आता है 5, 6, कई बार 3.5, 4, मतलब आता रहता है, जल्दी जल्दी आता रहता है इस जोन के अंदर। कई बार वो जो जल्दी जल्दी आने की वजह से क्या होता है, कई बार काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर अमाउंट में भी लेके आ रखा होता है। तो अगर आपका घर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ये जो ऊपर वाले पोर्शन में है, जो हिमाचल से जहाँ से निकलते, जो कि ऊपर वाले जो टाउन्स है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, जो पहाड़ी इलाके हैं, यदि आपका घर यहाँ पर है दैट मीन्स आप हाई रिस्क जोन में है। और वहीं जोन 5 के अंदर है, दैट मीन्स जोन 5 जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है तुम्हारा जोन 5 के अंदर आता है। दैट मीन्स हाईएस्ट रेंज है, यहाँ पर अर्थक्वेक के आने की संभावना जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे डिजास्टर्स अर्थक्वेक जो होता है आपको यहीं पर देखने को मिलता है। और ये गुजरात वाला जो भुज का जो एरिया है, ये जो है जोन 5 के अंदर आता है। अब यहाँ पर भुज के अंदर साल 2004 के अंदर, आई थिंक, या 2000 के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स अर्थक्वेक देखने को मिला था। रनवे पूरी तरीके से उड़ गए थे, है ना। तो ये तो हो गया आपका भुज के अर्थक्वेक के बारे में, और ये इंडिया के जोन्स के बारे में, है ना। ये जो अंडमान निकोबार है ये आपको जोन 4 के अंदर आता है, और लक्षद्वीप तो वैसे ही रेयर है,
वहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये तो इंडिया का क्लासिफिकेशन हो गया अर्थक्वेक के बेसिस पे। ये वाला पोर्शन, अच्छा अब हमने इंडिया को तो समझ लिया, अब इंडिया के बाद हम समझते हैं वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से जो अर्थक्वेक है वहाँ पर आने की संभावना है। तो देखिए वर्ल्ड के अंदर आपका एक रिंग ऑफ फायर होती है जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये जो पूरा जो है हवाईयन रेंज, अल्यूशियन रेंज, कॉकोस प्लेट वगैरह, नाजका प्लेट वगैरह, यहाँ ये जो है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। जापान में तो साल के अंदर कम से कम मतलब आते ही रहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, जैसे यहाँ पर निकलती है ना बारिश वगैरह मानसून के टाइम पे हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होती रहती है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर जो होते हैं हर दूसरे तीसरे दिन जो है अर्थक्वेक आते रहते हैं। और देखिए इतने अर्थक्वेक आने के बावजूद भी वो देश जो है इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है। अर्थक्वेक आता है वहाँ पर वो तुरंत कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ये वहाँ की टेक्नोलॉजी है जिस वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिंग ऑफ फायर वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अर्थक्वेक जो होता है मोस्ट जल्दी अर्थक्वेक आते रहते हैं। यहीं पर इसी एरिया के अंदर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा आपको वॉल्केनिक देखने को मिल जाएंगे। वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं इसको यहीं पर देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। दैट मीन्स यहाँ पर हमेशा यहाँ की आग जो है कभी शांत नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक जो होते हैं जल्दी आते रहते हैं। और जल्दी आने की वजह से क्या होता है, यहाँ की जो लाइट होती है वो कभी भी खत्म ही नहीं हो पाती, और इसलिए हम इसको लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी के नाम से भी कई बार जान रहे होते हैं, ठीक है। ये अर्थक्वेक टर्की का मैं कुछ फोटो लेके आया हुआ था, ये टर्की का है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अर्थक्वेक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।